बहुत से कपल्स ऐसे होते हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि रिलेशन रखना है वो नहीं रख पाते हैं क्योंकि एक परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है। अब सबके स्ट्रेस के ट्रिगर्स अलग अलग होते हैं, है ना। किसी के रिश्तेदार ट्रिगर्स होते हैं, उनसे दूर रहिए। फिर लैपटॉप आपको अपने लैप पे नहीं यूज़ करना है ना। लेस ऑफ मोबाइल्स, किसी भी चीज़ से आपको रेडिएशन अगर मिल रहा है तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है। तो पहले से फाइब्रॉइड है, कोई एंडोमेट्रियोसिस है, आपकी कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स है, तो उस केस में आपको एक बार पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए डॉक्टर से, अपना फर्टिलिटी स्टेटस जान लेना चाहिए। ऐसे केसेस में मिसकैरेजेस होते हैं, डिफ़िकल्टी इन कंसेप्शन होता है, तो इसीलिए अगर आप अर्ली 30s या फिर अपने 20s में कंसीव कर लें तो बेस्ट है। आपको किसी तरीके का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। कोई स्मोकिंग तो बहुत ही लाइक हार्मफुल रहती है बेबी के लिए भी, एज वेल एज आपकी खुद की हेल्थ के लिए भी। अल्कोहल भी आपको छोड़ना है। अगर आप किसी और ड्रग का सेवन कर रहे हैं तो उसको भी आपको बिल्कुल बंद करना है। मेल्स को बेसिकली अपना एक तो BMI नॉर्मल रखना है। बहुत ज़्यादा ओबीज जो मेल्स होते हैं उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रॉब्लम होती है। किसी फीमेल्स को होते हैं कि किसी की लॉन्ग साइकिल्स होती हैं, किसी की शॉर्ट साइकिल्स होती हैं, किसी के जल्दी आते हैं, किसी के कम आते हैं। ऐसी फीमेल्स को बेसिकली कैलेंडर मेथड यूज़ कर सकते हैं। अपना पिछले 6 मंथ्स का वो लोग रिकॉर्ड रख सकते हैं अपनी साइकिल्स का। बटरफ्लाई हो गया, सेतुबंद आसन हो गया, सर्वांग आसन हो गया, है ना। ये आसन अच्छे माने जाते हैं पेल्विक सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। स्ट्रेस फ्री रहना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है और आपस में रिश्तों में तकरार नहीं होनी चाहिए क्योंकि वही एक बेस होता है आपका। अगर वहीं से ठीक नहीं है तो आप आगे कैसे फैमिली बढ़ाओगे अपनी। अगर हमारा ओवुलेशन किट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब कि आने वाले 12 से 36 घंटे बहुत फर्टाइल हैं, तो उस टाइम पे आपको ट्राई करना चाहिए। एक नेचुरल ओवुलेशन होता है वो हम लोगों ने बिगाड़ देते हैं। हम लोग जंक फूड खाते हैं, ओबीज हो जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंट्री लाइफस्टाइल करते हैं, वी आर एडिक्टेड टू सो मैनी थिंग्स। कि अगर कोई भी कपल ऐसा आता है जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहा होता है तो उनका एक CBC करवाया जाता है जिससे कि हमें पता चलता है कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल कैसा है। कि आपका जो स्पर्म होता है उसकी लाइफ होती है 4 to 5 डेज और ओवम की लाइफ होती है 1 डे, है ना। सो वेरी प्रिसाइज, यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द फीमेल गैमेट, है ना। सो एक फर्टाइल विंडो होती है ना। फर्टाइल विंडो क्या होती है कि जब आपका ओवुलेशन हो रहा है और उससे 5 दिन प्रायर आपका फर्टाइल डेज शुरू हो जाते हैं, एंड ऑन द डे ऑफ द ओवुलेशन ऑल्सो इट इज़ अ वेरी फर्टाइल पीरियड। सो ये जो 6 डेज होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया में शादी के बाद सबसे कॉमन सवाल कपल से क्या रहता है? भाई बच्चा कर लो, बच्चा कब कर रहे हो? और जब कपल्स इसकी प्लानिंग करने लगते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो भगवान की देन है या ये तो ऊपर वाले की देन है, आसमान से एक परी आएगी और आपकी झोली में बच्चा गिरा देगी। बट बॉस, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। रियल लाइफ में आपको बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो आखिर प्रेगनेंसी प्लानिंग करे कैसे? कपल्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि उनको इस वीडियो में उनके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और ये सारे जवाब देने के लिए आज हमारे साथ NBT स्वास्थ्य चर्चा में जुड़ी हैं डॉक्टर पारुल, जो कि डायरेक्टर हैं फर्टिलिटी एंड IVF Cloud9 हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर। इस सेशन के जरिए हम ज़्यादातर जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी कपल प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो वो क्या करें, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करें, अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाए, तो उन सभी के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। ओके बिल्कुल डॉक्टर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि जब भी प्रेगनेंसी प्लानिंग की बात आती है तो यूजुअली बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि वो करे क्या, जिसके चक्कर में मिस्टेक्स कर देते हैं। तो प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले कपल्स जनरली क्या मिस्टेक करते हैं जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, आजकल क्या हो गया है कि कपल्स लेट मैरिजेस करने लगे हैं, करियर ओरिएंटेड हो गए हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें ये देखना है कि उनकी एज क्या है, वो किस एज में मैरिज कर रहे हैं। अगर उनकी कपल्स की एज 35 ईयर्स से कम है और सारी चीज़ें ठीक है, मीन्स कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ठीक है फीमेल पार्टनर की, या कोई और रिलेशन रखने में कोई इशू नहीं है, या और कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स नहीं है, तो 1 साल तक वो लोग नेचुरली ट्राई कर सकते हैं। अगर 1 साल के बाद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उनको अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट या किसी गायनिक से कंसल्ट करना चाहिए।
अगर एज 35 ईयर से ज़्यादा है तो आइडियली उनको 1 साल तक वेट नहीं करना चाहिए। मतलब लाइक 6 मंथ्स के बाद दे कैन गो टू देयर फर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड नो देयर फर्टिलिटी स्टेटस। अगर एज इससे भी ज़्यादा एडवांस है, 40 ईयर्स के करीब है, तो एक कंसल्टेशन बिफोर ट्राइंग दे शुड डू इट, है ना। तो ये है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस दहलीज पे हो, आपका फर्टिलिटी स्टेटस क्या है। अगर हम यंग कपल्स की बात करें तो यंग कपल्स में हम ये नहीं कहेंगे कि अगर आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, अगर आपको कोई ऐसी इश्यूज़ हैं, गायनिक इश्यूज़ हैं, कोई पहले से फाइब्रॉइड है, कोई एंडोमेट्रियोसिस है, आपकी कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स है, तो उस केस में आपको एक बार पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए डॉक्टर से, अपना फर्टिलिटी स्टेटस जान लेना चाहिए और उनकी गाइडेंस में फिर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, जैसे आपने एज की बात की कि एज बहुत ज़रूरी है, तो एज फैक्टर प्रेगनेंसी प्लानिंग में सिर्फ लेडीज़ में ज़रूरी है या फिर मेल में भी ज़रूरी है? देखिए, मेल्स में भी ज़रूरी होता है, मगर मेल्स की जो एजिंग फैक्टर्स होते हैं वो 40 प्लस में जाके हमें ज़्यादा एविडेंट होते हैं, मगर फीमेल्स में जो एजिंग होती है वो थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। 30 के बाद क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ एग्स हमारे डिक्लाइन होने लग जाते हैं, तो क्वालिटी पे इम्पैक्ट आता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो यंग कपल्स होते हैं या जो मैरिड कपल्स हैं वो अपने एटलीस्ट 20s में, नहीं तो अर्ली 30s में कंसीव कर लें। तो राइट टाइम फिर क्या है प्रेग्नेंट होने का? प्रेग्नेंट होने का या तो आप 20s में कंसीव कर लें तो बेस्ट है, नहीं तो अर्ली 35 से पहले अगर आप कंसीव कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि 35 के बाद क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जो एग्स होते हैं उनमें एनुप्लॉइडीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, मतलब एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में मिसकैरेजेस होते हैं, डिफ़िकल्टी इन कंसेप्शन होता है। तो इसीलिए अगर आप अर्ली 30s या फिर अपने 20s में कंसीव कर लें तो बेस्ट है। ओके, ग्रेट। तो डॉक्टर ये बताइए, जैसे बहुत सारे लोगों का रहता है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, जैसे स्मोकिंग क्विट करना होगा, अल्कोहल क्विट करना होगा, या फिर आपको पर्टिकुलर खाना छोड़ना होगा। तो इन सब बातों में कितनी सच्चाई है? क्या सच में हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी होता है प्रेग्नेंट होने से पहले? डेफिनेटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको किसी तरीके का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। कोई स्मोकिंग तो बहुत ही लाइक हार्मफुल रहती है बेबी के लिए भी, एज वेल एज आपकी खुद की हेल्थ के लिए भी। अल्कोहल भी आपको छोड़ना है। अगर आप किसी और ड्रग का सेवन कर रहे हैं तो उसको भी आपको बिल्कुल बंद करना है। इसके अलावा आपको ये ध्यान देना है कि आप कंज्यूम क्या कर रहे हो, क्योंकि जो आप कंज्यूम करोगे वही बेबी को पहुँचेगा। सो इसीलिए आपको अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, जिससे कि आप अच्छा न्यूट्रिशियस खाना लें, जिसमें विटामिन ज़्यादा हों, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हों, और फास्ट फूड और प्रोसेस फूड की मात्रा बिल्कुल ही कम हो। ओके, मतलब लो हो, ना खाएं बेसिकली। तो जैसे आपने स्मोकिंग अल्कोहल की बात की, तो कुछ लोग होते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के या प्रेगनेंसी प्लान करने के टाइम पर भी वो क्विट नहीं करते हैं, वो स्मोक करते रहते हैं या अल्कोहल का कंजप्शन अपना कंटिन्यू ही रखते हैं। इससे उनकी प्रेगनेंसी प्लानिंग में कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? डेफिनेटली आपका जो भी एडिक्शन होता है डेफिनेटली आपकी गैमीट्स की क्वालिटी को इफ़ेक्ट करता है। स्मोकिंग आपके रिज़र्व को, ओवेरियन रिज़र्व को कम करता है। सो आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में डेफिनेटली इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपको कंसेप्शन करने में तो दिक्कत होती ही है। अगर आप कंसीव कर भी लेते हो तो बेबी पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो आइडियली आपको ये बिल्कुल ही स्टॉप करना है, और अगर आप हेल्दी बेबी चाहते हैं तो। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर, ये बताइएगा, जैसे प्रेगनेंसी प्लानिंग की बात होती है तो लोग क्या करते हैं, औरतों को एक टू डू लिस्ट पकड़ा देते हैं, ये करो ये करो ये करो। मर्दों को कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन उनका भी उस टू डू लिस्ट में शामिल होना आई गेस बेहद जरूरी होता है। बिल्कुल बेहद जरूरी है, क्योंकि तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि बेबी एग और स्पर्म दोनों से बनता है, और स्पर्म का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो टू डू लिस्ट में अगर हम बात करें तो मेल्स को बेसिकली अपना एक तो BMI नॉर्मल रखना है। बहुत ज़्यादा ओबीस जो मेल्स होते हैं उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रॉब्लम होती है। वो क्या होता है? मतलब कि जो स्पर्म्स फॉर्मेशन की इश्यूज हो सकते हैं, है ना। तो आपको अपना, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो होते हैं। फिर आपको अपना एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं रखना है, आपको एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करनी है, अपना वेट एक नॉर्मल BMI में रखना है, कोई भी किसी भी तरीके का एडिक्शन नहीं रखना है, स्मोकिंग, अल्कोहल और एनी काइंड ऑफ ड्रग्स, एंड प्लस आपको हेल्दी खाना कंज्यूम करना है ना। विटामिन D का प्रॉपर आपको सेवन करना है, सन एक्सपोजर लेना है, लैपटॉप आपको अपने लैब पे नहीं यूज़ करना है ना। लेस ऑफ मोबाइल्स, किसी भी चीज़ से आपको रेडिएशन अगर मिल रहा है तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप कोई
क्रॉनिक इलनेस से जूझ रहे हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल में रहनी चाहिए। तो आपकी बॉडी जितनी हेल्दी होगी उतना आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हेल्दी होगा और आपके स्पर्म्स भी हेल्दी होंगे। ओके, तो ये सेम जो है वो औरतों पर भी लागू होता है या उनके लिए कुछ अलग है? डेफिनेटली औरतों के लिए भी एक अपनी हेल्दी हैबिट्स बनाना, हेल्दी अपनी बॉडी के ये सारे फंक्शंस को, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के अलावा जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारे, थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, या फिर हम ये कह लें कि आपका डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किसी किसी को एपिलेप्सी की हिस्ट्री रहती है ना। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अंडर कंट्रोल में रहनी चाहिए। क्रॉनिक डिसऑर्डर्स आपके अंडर कंट्रोल में रहने चाहिए। आपका हीमोग्लोबिन लेवल बिल्कुल ही नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि इसका भी इफ़ेक्ट बच्चे पे पड़ता है ना। और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आपकी जैसे रेगुलर हैं तो आपको कंसीव करने में इजी होगा। आप अपना ओवुलेशन ट्रैक कर सकते हो। अगर एबनॉर्मल हैं, इर्रेगुलर साइकिल्स हैं, तो आपको अपनी गायनिक से कंसल्ट करना है कि क्यों इर्रेगुलर हैं, क्या आपको पीसीओडी है या आपको किसी और तरीके की गायनिक इश्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें सॉर्ट होंगी तो आपको पता होगा कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, एंड यू कैन प्लान टू कंसीव नेचुरली ऑल्सो। नहीं तो फिर हमारे पास बहुत सारे असिस्टेड मेथड्स हैं जिनसे कि उनको हेल्प मिल सकती है। ओके, तो जैसे आपने इतने सारे फैक्टर्स बताए उस पर भी थोड़ा सा इलैबोरेट करके बात कर लेते हैं। आपने सबसे पहले कहा कि औरतों को जो है अपने पीरियड्स की भी एक जो ट्रैक रखना चाहिए कि उनके पीरियड्स रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं। तो जिनकी पीरियड्स इरेगुलर है, क्या वो प्रेगनेंसी प्लानिंग करने में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है उनका? डेफिनेटली वो अगर अपना ओवुलेशन नहीं ट्रैक कर पा रही हैं, पहली बात तो इरेगुलर क्यों है, इरेगुलर क्या इसलिए है कि उनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई थायराइड का इशू है, कोई पीसीओडी है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो पहले उसको करेक्ट किया जाए। किसी किसी फीमेल्स को होते हैं कि किसी की लॉन्ग साइकिल्स होती हैं, किसी की शॉर्ट साइकिल्स होती हैं, किसी के जल्दी आते हैं, किसी के कम आते हैं। तो ऐसे में वो अपना ओवुलेशन कैसे ट्रैक करें, है ना। तो ऐसी फीमेल्स को बेसिकली कैलेंडर मेथड यूज़ कर सकते हैं। अपना पिछले 6 मंथ्स का वो लोग रिकॉर्ड रख सकते हैं अपनी साइकिल्स का। तो उसमें से अगर हम कैलेंडर मेथड देखें तो उसमें कहा जाता है कि जो आपकी शॉर्टेस्ट साइकिल है, सपोज़ आपकी 28 डेज़ की शॉर्टेस्ट साइकिल है, तो उसमें से 18 डेज़ अगर आप माइनस करोगे तो वो डे 1 ऑफ द फर्टाइल पीरियड हो जाएगा। सपोज़ 28 डेज़ की साइकिल है तो उसमें आपने 18 डेज़ माइनस किए तो डे 10 विल बी द फर्स्ट डे ऑफ योर फर्टाइल पीरियड। और अगर लॉन्गेस्ट साइकिल आपकी 32 डेज़ की है पिछले 6 महीनों में, अगर उसमें से आपने 10 डेज़ माइनस करें तो दैट मीन्स आपके 10 या 11 डेज़, तो अगर आपके 21 डेज़ अगर हो गए तो आपका जो लास्ट साइकिल, लास्ट डे ऑफ द फर्टाइल पीरियड विल बी ऑन द डे 21। सो दैट मीन्स कि डे 10 से डे 21 आपका एक फर्टाइल पीरियड होगा। तो ऐसे ही आप अपने इस मेथड को अपने दूसरे ओवुलेशन प्रेडिक्टर मेथड से कंबाइन करके आप पता कर सकते हो कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। लाइक आप अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर नोट डाउन कर सकते हो, है ना। ओवुलेशन के टाइम पे आपका क्या कहते हैं 1/2 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ कर जाता है, सर्वाइकल म्यूकस थिन हो जाता है, स्पॉटिंग हो सकती है पेशेंट को, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, पेन इन एब्डोमेन हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से वी कैन प्रिडिक्ट कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, एंड यू कैन यूज़ योर ओवुलेशन किट्स ऑल्सो। ओके, तो जैसे आपने यहाँ पे ओवुलेशन और फर्टाइल विंडो के बारे में बताया, तो एक बार इसको डेट के हिसाब से समझाइएगा कि अगर जैसे लेट सपोज किसी के पीरियड्स मार्च के महीने में 20 तारीख को आए हैं, तो अब उन्हें अप्रैल के महीने में कौन सी तारीख को ट्राई करना चाहिए, उस पूरे डेट को आप समझाइए एक बार। देखो यूजुअली क्या होता है कि ओवुलेशन आपका 14 डेज प्रायर टू द सक्सीडिंग साइकिल होता है। किसी के पीरियड्स अगर रेगुलर हैं तो अगर सक्सीडिंग साइकिल आपकी 20th के अराउंड आ रही है तो उसके 14 दिन पहले, 14 दिन पहले होगा। तो अराउंड आपका 6th ऑफ मार्च, मतलब नेक्स्ट में आपका 6 अप्रैल को होगा अगर 30 डेज की साइकिल है तो। ओके, तो ये साइकिल के भी डिपेंड करता है, जैसे किसी किसी के पीरियड्स सिर्फ 26 दिन में आ जाते हैं, किसी के 28 दिन में आ जाता है, किसी के 30 दिन में, किसी के 32 दिन में, या किसी के लेट सपोज 35 दिन में आ रहे हैं। अगर तो रेगुलर हैं तो फिर हम 14 डेज का रख सकते हैं। और इरेगुलर है तो जैसे मैंने आपको बताया, मतलब आगे पीछे हैं, कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी लेट आ जाते हैं, देन यू हैव टू यूज दिस मेथड ऑफ ट्रैकिंग योर साइकिल फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। आपको पता होगा शॉर्टेस्ट साइकिल्स कब की हैं, लॉन्गेस्ट साइकिल कितने डेज की हैं, देन यू कैन माइनस 18 डेज फ्रॉम द शॉर्टेस्ट साइकिल एंड माइनस 11 डेज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट साइकिल, एंड दिस ड्यूरेशन ऑफ पीरियड विल बी योर फर्टाइल पीरियड। ओके, तो जैसे अगर कोई डेट डॉक्टर ने बता दी कि लेट सपोज कि आपके पास 6 से 10 अप्रैल तक का टाइम है, आप इस टाइम पर कंसीव करने, मतलब नेचुरली ट्राई करो कंसीव करने के लिए, तो उस टाइम पर क्या रेगुलर सेक्स करना चाहिए या फिर कैसे, क्या उस टाइम पर प्लानिंग करें? देखिए क्या होता है कि
एक तरह से बर्डन हो जाता है अगर हम पेशेंट से कहेंगे कि भाई डेली आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो आप एक फिजियोलॉजी समझिए कि आपका जो स्पर्म होता है उसकी लाइफ होती है 4 to 5 डेज और ओवम की लाइफ होती है 1 डे, है ना। सो वेरी प्रिसाइज, यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द फीमेल गैमेट, है ना। सो एक फर्टाइल विंडो होती है ना। फर्टाइल विंडो क्या होती है कि जब आपका ओवुलेशन हो रहा है और उससे 5 दिन प्रायर आपका फर्टाइल डेज शुरू हो जाते हैं, एंड ऑन द डे ऑफ द ओवुलेशन ऑल्सो इट इज़ अ वेरी फर्टाइल पीरियड। सो ये जो 6 डेज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इन ड्यूरेशन में आपने रिलेशन रखा तो आपके कंसेप्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और अगर आपने ओवुलेशन के दौरान या ओवुलेशन के जितने आप नियर रखते हो उसमें आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं। सो दिस इज़ द फर्टाइल पीरियड। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप डेली रिलेशन रखो। अगर आप फर्टाइल पीरियड में ऑल्टरनेट डेज पे भी रख रहे हो दैट इज़ ऑल्सो गुड। ओके, तो जैसे ये जो रिलेशन रखने वाली बात है, तो इस टाइम पर जो कपल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, नर्वस होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस महीने भी अगर कंसीव नहीं हो पाया तो हमें नेक्स्ट मंथ का वेट करना पड़ेगा। तो इस प्रेशर के कारण ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लेने लगते हैं कपल्स। तो ये स्ट्रेस की वजह से भी उनकी प्रेगनेंसी प्लानिंग में इम्पैक्ट पड़ता है। डेफिनेटली हमने हमारी ओपीडीज में इतने कपल्स आते हैं तो बहुत से कपल्स ऐसे होते हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि रिलेशन रखना है वो नहीं रख पाते हैं क्योंकि एक परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे में स्पाउस का हेल्प बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो कितना आपको साइकोलॉजिकली सपोर्ट कर रही है ना। तो चीज़ें ओवरकम हो जाती हैं। हाँ। तो इसमें क्या मर्दों को ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहता है? ऐसा बोला जाता है कि हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है कि तुम्हारा तो ये विंडो है, तुम्हारा ये टाइम है, फिर चला जाएगा। और हमें बोला जाता है कि यू हैव टाइम, बट लेडीज़ के पास टाइम नहीं है। लेडीज़ के पास टाइम है कि 4-5 दिन का ही है। 4-5 दिन में ही अगर तुम्हें कंसीव करना है तो करो, वरना फिर यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट मंथ। सो यू हैव टू क्रिएट अ वेरी स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट एक्चुअली, है ना। बहुत स्ट्रेस फ्री रखना है आपको। उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है कि नहीं करोगे तो कोई पहाड़ टूट पड़ेगा, ऐसा नहीं रखना है आपको। एक तो जो वर्किंग कपल्स हैं दे शुड मेक श्योर कि आप टाइम स्पेंड करें साथ में, जल्दी आएँ घर पर, है ना। अपना बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको मेंटेन करें, समय से सोएं, समय से उठें, एक्सरसाइज करें। जो जितनी भी हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप करते हो आप स्ट्रेस फ्री रहते हो। जितना आप स्ट्रेस फ्री रहोगे उतना ये इश्यूज कम आते हैं। एग्जैक्टली। आपने यहाँ पे एक्सरसाइज की बात की, तो एक्सरसाइज कोई रोल प्ले करते हैं प्रेगनेंसी प्लानिंग में? डेफिनेटली। देखो एक्सरसाइज से क्या होता है कि एक तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज से वेट रिडक्शन सबसे पहली बात है ना। तो आपका जो वेट होता है वो एक नॉर्मल बीएमआई में होना चाहिए, है ना। नॉर्मल बीएमआई क्या होता है? व्हाट इज बीएमआई? बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, है ना। अगर आप वेट को अपना हाइट इन मीटर्स को ऐसे डिवाइड करते हैं तो दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 19 to 25 kg/m², है ना। अगर 25 से ऊपर होता है तो वो ओवरवेट होता है, 30 से ऊपर ओबीज होता है। तो एक नॉर्मल बीएमआई में जब आप उसको वेट को मेंटेन करते हो तो आपका रिप्रोडक्टिव फंक्शन बहुत अच्छे होते हैं, है ना। आप टाइम से ओवुलेट करते हो, आपकी नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो एक्सरसाइज हमें एक तो नॉर्मल बीएमआई मेंटेन करने में हेल्प करेगा, हमारा बीएमआर बढ़ाता है, हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ाता है, हमारे बॉडी में एक हैप्पी हार्मोन सिक्रीट करता है, एंडोर्फिन सिक्रीट करता है, जिससे हम खुश रहते हैं। तो ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है रिप्रोडक्टिव फंक्शंस का। तो मल्टीपल इफेक्ट होते हैं एक्सरसाइज के, और एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। ओके, तो कोई ऐसे पर्टिकुलर एक्सरसाइज या योगा आसन जो आप कुछ बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? देखिए योगा आसन में जितनी भी पेल्विक एक्सरसाइजेज हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, है ना। जैसे कि आपका बटरफ्लाई हो गया, सेतुबंद आसन हो गया, सर्वांग आसन हो गया, है ना। ये आसन अच्छे माने जाते हैं पेल्विक सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आप अपना सूर्य नमस्कार, जो कि बहुत ही अच्छा एंड ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए अच्छा रहता है, वो करना चाहिए। ओके, तो ये आसन किए जा सकते हैं। एक्सरसाइज में क्या बहुत ज़्यादा कार्डियो या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ वाले कुछ करने चाहिए? जॉगिंग, रनिंग इज फाइन? देखिए मिक्स एंड मैच होना चाहिए हर चीज़ का। इट इज़ नॉट कि हम एक चीज़ कर रहे हैं दूसरी चीज़ें। कार्डियो के अपने बेनिफिट्स होते हैं। बेसिकली कहा जाता है कि 30 मिनट्स पर डे के हिसाब से अगर 5 days इन अ वीक भी अगर आप एक्सरसाइज करते हो दैट इज़ गुड इनफ। आपकी चॉइस होती है, किसी को कार्डियो नहीं, इतना कोई बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं कर सकता, तो ऐसे में वो वंस इन मतलब कि ट्वाइस इन अ वीक भी करे
प्लस कंबाइन कर ले दूसरी एक्सरसाइजेस के साथ, बाकी के दिन योगा कर ले, है ना। तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो और इन सब चीज़ों को डिवाइड करके करेंगे तो आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होंगे और आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इन सब चीज़ों से। ओके तो डॉक्टर, जैसे आप यहाँ पर डाइट की भी बात कर रहे थे कि जंक फूड, प्रोसेस फूड ये सब खाना अवॉइड करो, कोई ऐसे सुपर फूड्स होते हैं जो फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, जो प्रेगनेंसी प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं कपल्स की? डेफिनेटली। देखो क्या होता है कि अब हम अगर डाइट की बात करते हैं तो डाइट में आपके एक तो डाइट आपकी रिच होनी चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स में, मल्टीविटामिन्स में, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स वाले लेने हैं, सिंपल वाले नहीं लेने हैं। ऐसे जैसे सिंपल वाले जैसे होता है कि आपका डायरेक्ट मैदा खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, आप केक खा रहे हो, बिस्किट्स खा रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि इसमें फाइबर कंटेंट नहीं होता है। तो आप जब भी कंज्यूम करते हो तो एकदम से शुगर शूट करता है। अगर शुगर शूट कर रहा है तो आपके इंसुलिन लेवल्स भी बढ़ते हैं। हाई इंसुलिन लेवल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, वो ओवुलेटरी डिसऑर्डर्स करते हैं। तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे लेने चाहिए जो कॉम्प्लेक्स हों, जिनमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो, जो धीरे धीरे से डाइजेस्ट हों, आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो एकदम से शूट ना करें, है ना। तो इस तरह से आपको लेने चाहिए। तो उसमें अगर हम सुपर फूड की बात कर लें तो आपका जितने भी फाइबर, जैसे ब्राउन राइस हो गया, बार्ले हो गया, कूटू का आटा हो गया, जितने भी फाइबर कंटेंट वाली चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी, या दालें हैं, ये सारी चीज़ें आप कंज्यूम करते हैं तो आपको ज़्यादा मतलब कि अच्छा रहता है आपकी बॉडी के लिए। ऐसे ही प्रोटीन्स में भी अगर आप प्लांट प्रोटीन कंज्यूम करते हो वो बहुत अच्छा रहता है। किनोआ है, चिया सीड्स हैं, चिया सीड्स आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स, है ना। कॉटेज चीज़ हो गई आपकी, छोले, राजमा, लेंटिल्स जो हैं, जो भी घर की चीज़ें। सुपर फूड्स में अगर हम घर में भी चीज़ें अगर अच्छे से कंज्यूम करते हैं, हाँ, तो वो भी बहुत बेनिफिट करती हैं। सिमिलरली अगर हम फैट्स की बात करें तो फैट्स में हमें मोनोसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स लेने चाहिए, ठीक है। तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो आप उसके लिए आप सीड्स कंज्यूम करें, जैसे कि तिल है, तिल इज़ वेरी गुड, सेम सीड्स आर वेरी गुड, है ना। उसका जिंक कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी अच्छे होते हैं। पम्पकिन सीड्स हो गई आपकी, हेज़ल नट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, आपके वॉलनट्स हो गए, है ना। तो ये सारे में गुड फैट की कंटेंट बहुत अच्छा होता है, गुड, है ना। तो ये कंज्यूम करने से आपके स्पर्म फंक्शंस भी अच्छे होते हैं, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस अच्छे होते हैं, गैमीट की क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हाँ हैं। जी। नॉनवेज का भी कोई रोल है कि नॉनवेज फूड खा सकते हैं या नहीं खा सकते अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो? देखिए, नॉनवेज डेफिनेटली आप नॉनवेज खा सकते हैं, जो भी खा रहे हैं वो खा सकते हैं आप, मगर उसमें ध्यान रखिए कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जो मर्क्यूरी लेडन होती हैं, है ना, कुछ स्मॉल शार्क्स जो होती हैं, अच्छा, है ना। सो वो आपको अवॉइड करनी है ना। और सी फूड जिसको सूट नहीं करता वो नहीं खाना है, बट जो भी मीट आपको सूट कर रहा है आप एक मॉडरेट क्वांटिटी में आप ले सकते हो, ऐसा कोई मनाही नहीं है किसी चीज़ की। हाँ, ओके, ठीक है। तो जैसे आपने डाइट के बारे में बताया इतना, तो प्रेगनेंसी प्लानिंग के टाइम पे हमें जब इतनी सारी चीज़ें करनी होती है ना, तो कपल्स थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं। और मैंने ऐसे बहुत से कपल्स को देखा है कि उनमें उस टाइम पर आई डोंट नो व्हाई बट लड़ाइयाँ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो बहुत उन पर प्रेशर रहता है कि वी हैव टू कंसीव, वी हैव टू डू दिस। तो ज़्यादा लड़ाई बढ़ने के कारण भी उनके आपस में जो चीज़ें होती है, अंडरस्टैंडिंग, वो थोड़ी सी बिगड़ती है। कपल्स आपके पास ऐसी कंप्लेंट लेकर के आते हैं? हाँ, अरे हमारे सामने ही लड़ने लग जाते हैं। तो मगर ठीक है, अच्छा लगता है कि एटलीस्ट दे कंसिडर कि ठीक है हमसे ओपनली बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर ऐसे में हम काउंसलिंग भी करते हैं पेशेंट्स की, है ना। स्ट्रेस फ्री रहना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, और आपस में रिश्तों में तकरार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही एक बेस होता है आपका। अगर वहीं से ठीक नहीं है तो आप आगे कैसे फैमिली बढ़ाओगे अपनी। तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स भी होती हैं जो इससे आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। आप अपने लाइफस्टाइल में आप योगा इंट्रोड्यूस कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, कुछ एरोमा थेरेपीज़ होती हैं, मसाजेस होते हैं, तो ये आपको फ़िज़िकल बेनिफिट्स तो देते ही हैं। बाकी मेडिटेशंस आपको काफ़ी हेल्प करती है आपको काम करने में। ओके। तो स्ट्रेस को कम डेफिनेटली करना है। अब सबके स्ट्रेस के ट्रिगर्स अलग अलग होते हैं, है ना। किसी के रिश्तेदार ट्रिगर्स होते हैं, उनसे दूर रहिए फिर। तो वो ट्रिगर फैक्टर हमें हटाना है ना। तो वी हैव टू वर्क ऑन देम। और वर्क कैसे करना है, हमें उनकी डिटेल काउंसलिंग करनी होती है कि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से स्ट्रेस आ रहा है बेसिकली। कोई केसेस ऐसे आप बताना चाहें जो आपके पास आते हैं कपल्स लेकर के, या कोई ऐसा केस जो आप सुन करके भी थोड़ा सा शॉक हो गई हो, जो हमारे ऑडियंस को आप कुछ बताना चाहेंगे?
यूजली रिश्तेदार बहुत परेशान करते हैं। जो हाँ। पेशेंट्स आते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, घर वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बेबी नहीं हो रहा है, और क्या कहते हैं, मेरी देवरानी के हो गया, वो छोटी थी एज में, उसके फटाफट हो गया, महीने कंसीव करते मतलब मैरिज होते ही, बड़े वाले सो ये बड़ा प्रेशर होता है इन लोगों के ऊपर कि इसका हमारे रिश्तेदारों में इनका हो गया और हमारा नहीं हो पाया, जबकि हमारी शादी को इतना टाइम हो गया है। तो ये अगर कोई उनको कहे भी ना तो फिर भी उनके में नेचुरली आ जाती है ये सब चीजें। करेक्ट, देख करके भी वो आई थिंक सोसाइटी में वैसा क्रिएट कर दिया जाता है। हाँ, कि शादी हुई तो आई थिंक 2-3 महीने में ही लोग बोलने लगते हैं कि बच्चा कब तो उसकी वजह से ज्यादा प्रेशर रहता है आई गेस। बट आज के टाइम पर जैसे कि लोगों के करियर मतलब चॉइसेस थोड़े ज्यादा रह रहे हैं, तो क्या उस वजह से भी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिले कर रही हैं जो जितनी भी जिसको भी हम कह लें कि अगर करियर ओरिएंटेड वुमेन हैं, वो अपना थोड़ा प्रेगनेंसी डिले तो कर ही रही हैं, है ना। ये हो जाए तब करेंगे, अच्छा ये अचीव कर लूँ फिर करेंगे, तो एक्चुअली हमारा वो टाइम निकल जाता है, फर्टाइल टाइम। फिर हम स्ट्रगल करते हैं, फिर हम ART की तरफ जाते हैं, एडवांस टेक्निक्स की तरफ जाते हैं। तो ये तो हो गया है, मगर हाँ आजकल oocyte फ्रीजिंग एक अच्छा ऑप्शन है वर्किंग लेडीज़ के लिए, जिससे वो अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व कर सकती हैं। सो साइंस इज ग्रेट। राइट, ओके। जैसे डॉक्टर जो लोग आजकल मतलब करियर पर अपने फोकस करते हैं, मेन एंड वुमेन बोथ, तो जब वो लोग नेचुरली कंसीव करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग हैं, उनके ऑफिसेज में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो क्या वर्क स्ट्रेस के कारण भी प्रेगनेंसी इम्पैक्ट हो सकती है प्लानिंग में? डेफिनेटली। देखो क्या होता है कि जो स्ट्रेस होता है वो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन नामक हार्मोन्स को बढ़ाता है, और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये अच्छे नहीं माने जाते हैं फॉर कंसेप्शन। इम्प्लांटेशन कम करते हैं, ये इम्प्लांटेशन रेट रिड्यूस हो जाता है एम्ब्रियोज का ऐसे केसेस में, है ना। बॉडी में ओवुलेशन डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो स्ट्रेस के कारण हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं, फर्टिलिटी में भी जो रिजल्ट्स होते हैं उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्ट्रेस तो हमें कम करना ही है, मेरे ख्याल से वो एक मेजर फैक्टर है। स्ट्रेस काफ़ी बड़ा फैक्टर है। अच्छा डॉक्टर, बहुत सारे लोग क्या होते हैं जब उन्हें प्रेगनेंसी प्लान करनी नहीं होती है तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, और जब उन्हें प्रेगनेंसी प्लानिंग करनी होती है तो क्या उन्हें तुरंत से छोड़ देना चाहिए या कोई गैप मेंटेन करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप तुरंत छोड़ सकते हैं आप उसको, और उसके बाद फैमिली प्लानिंग मतलब उसके बाद कंसीव करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, ठीक है। आपने जैसे कुछ टेस्ट की आप बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि जब भी कोई कपल आता है आपके पास प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए तो आप उसके बहुत सारे मेडिकल टेस्ट करते हो। कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो, और कपल्स को क्या प्लान करके आना चाहिए, कैसे प्रिपेयर होकर आना चाहिए कि अब हमारे ये टेस्ट होंगे तो वी शुड बी गेट प्रिपेयर्ड? देखिए, अगर कोई भी कपल ऐसा आता है जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहा होता है तो उनका एक CBC करवाया जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल कैसा है। कंप्लीट ब्लड काउंट ना? हाँ, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाया जाता है, तो उससे हमें उनका हीमोग्लोबिन लेवल्स पता चलते हैं और भी हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है अगर एनीमिया होता है तो। दूसरी चीज़, ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फीमेल्स में। अगर RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उसमें भी प्रेगनेंसी में हमें खास ध्यान रखना होता है पेशेंट का। RH नेगेटिव मतलब कि जैसे सपोज B नेगेटिव है या A नेगेटिव है ना? अच्छा, है ना, O नेगेटिव है, तो इन पेशेंट्स में हमें खास ध्यान रखना पड़ता है, उसको एक स्पेशल प्रेगनेंसी की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर इसके अलावा हम थायराइड टेस्ट करवाते हैं पेशेंट का, प्रोलैक्टिन टेस्ट करवाते हैं, उनका शुगर लेवल्स देखते हैं हम लोग, एक थैलेसीमिया प्रोफाइल करवाते हैं। थैलेसीमिया प्रोफाइल में ये होता है कि आपकी जो हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है, बीटा चेन जो होती है, वो उसके फॉर्मेशन में कोई ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट्स तो नहीं है जो कि बेबी में आगे ट्रांसमिट हो सकता है ना, तो वो टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा आपका बाकी वायरल मार्कर्स करवाए जाते हैं, HIV, HbSAg, VDRL, HCV, क्योंकि ये कपल्स में आपस में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं और बेबी को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। इसके अलावा ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग, एक जिसको हम AMH बोलते हैं, ये जानने के लिए कि आपका फर्टिलिटी स्टेटस कैसा है। वो एक तरह का प्रिडिक्टर होता है कि आपके नंबर ऑफ एग्स ओवरीज में कितने रिमेनिंग हैं। एक वो आपको आइडिया देता है। तो एक AMH का टेस्ट भी करवाया जाता है ना। अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में हम ब्लड ग्रुप करवाते हैं, बाकी वायरल मार्कर्स डेफिनेटली उनमें भी करवाते हैं, HIV, VDRL, HCV,
एंड HIV, एंड इसके अलावा सीमन एनालिसिस ज़रूर करवाते हैं क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि फीमेल्स नहीं मेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। बहुत सारे केसेस में देखा गया है जिसमें हमें लो स्पर्म काउंट मिलता है, लो मोटिलिटी मिलती है ना, मॉर्फोलॉजी पुअर है, स्ट्रक्चर जो स्पर्म का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो एबनॉर्मल काफ़ी मात्रा में हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों से हमें एटलीस्ट ये पता चलता है कि कहाँ इश्यूज़ आ रहे हैं, है ना। अगर कोई सब कुछ नॉर्मल है तो फिर उनको हम गाइड करते हैं, प्रीनेटल विटामिन जैसे कि फॉलिक एसिड है उस पर रखते हैं और उनको एक फर्टाइल विंडो का आइडिया देते हैं कि कैसे कब आपको रिलेशन रखना चाहिए, है ना। अगर इससे भी नहीं कंसीव होता है तो फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन दी जाती हैं जिससे कि एग्स का फॉर्मेशन होता है, प्लस हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करके ट्रेस करते हैं कि उनका एग कब रिलीज हो रहा है, कब ओव्यूलेशन हो रहा है। ओके, तो ये सारे पैरामीटर्स पे ये सारी चीज़ें करी जाती हैं स्टेप बाय स्टेप। तो कोई भी कपल अगर प्लान कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए तो पहले इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसको गाइड किया जाता है नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए, प्रीनेटल विटामिन दिए जाते हैं और फिर उसके बाद उसको अगर नहीं कंसीव कर पाते हैं तो धीरे धीरे हम लोग आगे स्टेप बढ़ाते हैं उनको मेडिसिन देने के लिए। तो जैसे ये टेस्ट करा लिया, इतने सारे पैरामीटर्स के टेस्ट कराए, कुछ अगर एबनॉर्मलिटीज आ गई या पैरामीटर्स पे वो नहीं खरे उतर पाए, जैसे अगर उनका हीमोग्लोबिन ही कम हो गया या स्पर्म काउंट सही नहीं है, तो फिर उसके बाद क्या स्टेप लिया जाता है? डेफिनेटली मेडिकेशंस दी जाती हैं, हर चीज़ की मेडिकेशंस होती हैं और डिपेंड करता है कि क्या किस चीज़ में कमी आई है। थायराइड कम है तो मेडिसिन दी जाती हैं, सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं उसके हार्मोन्स के, है ना। अगर आपका CBC में हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन टैबलेट्स दी जाती हैं, है ना। तो हर चीज़ का प्रोलैक्टिन, हर चीज़ का इलाज है, मतलब देयर इज अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपने जैसे यहाँ पे कहा ना कि सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, स्पेशली फॉलिक एसिड वगैरह, तो ये कितना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बच्चे में न्यूरोजेनिक डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करता है। ओके, है ना, तो ये बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो 3 months प्रायर टू द कंसेप्शन वन शुड कंज्यूम इट। ओके, और जैसे अगर किसी में बहुत ज़्यादा, जैसे आपने ओव्यूलेशन वगैरह की बात की कि समझाया जाता है बैठा करके उनको, तो एक फर्टाइल विंडो और एक ओव्यूलेशन, इन दोनों में फिर क्या डिफरेंस होता है? देखो, ओव्यूलेशन होता है जब एग रिलीज हो रहा होता है ओवरी से, है ना। जैसे कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि जब पीरियड स्टार्ट होते हैं महीना के तो एक डोमिनेंट फॉलिकल बनता है ना। धीरे धीरे वो बड़ा होने लग जाता है, लगभग 10-12 दिन में वो बड़ा हो जाता है ना, 18-19 mm साइज़ का हो जाता है। उसके बाद वो खुद ब खुद रप्चर हो जाता है। उस फॉलिकल के अंदर एक एग होता है, ये एग जब रिलीज़ होता है इसको फैलोपियन ट्यूब्स पिक कर लेती हैं और अगर उसी टाइम पे रिलेशन रखे होते हैं तो कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपना ओव्यूलेशन ट्रैक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप नेचुरल प्रेगनेंसी की तरफ प्लान कर रहे हैं, है ना। तो ओव्यूलेशन तो ये होता है कि जब आपका एग रिलीज़ हो रहा है ओवरी से, और फर्टाइल विंडो ये होती है कि अगर वो पीरियड जब आप रिलेशन रखते हैं तो आपके कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे मैंने अभी पहले भी बोला कि आपका जो स्पर्म की जो लाइफ होती है वो 4 to 5 days होती है और ओवम की आपकी 1 day होती है, 24 hours होती है। तो फर्टाइल विंडो हम 5 days प्रायर टू द ओवुलेशन मानते हैं एंड ऑन द डे ऑफ द ओवुलेशन ऑल्सो। मतलब अगर आपने ओवुलेशन से 5 दिन पहले भी रिलेशन रखे हैं और ओवुलेशन के डे तक, ये फर्टाइल विंडो मानी जाती है। अगर इस दौरान अगर आप रिलेशन रखते हैं तो आपके कंसीव करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ओके, तो जैसे अगर आपने यहाँ पर ओव्यूलेशन और फर्टाइल विंडो की बात की, तो ओव्यूलेशन में मार्केट में बहुत सारे ओव्यूलेशन किट्स भी आते हैं, उनका क्या रोल है? किट से टेस्टिंग कैसे करें और क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लें? देखो, ओवुलेशन जो किट होती है वो बेसिकली यूरिन प्रेगनेंसी किट की तरह ही होती है, मगर वो LH सर्ज, आपका जो LH हार्मोन होता है वो डिटेक्ट करता है। तो ओवुलेशन से पहले एक LH सर्ज आती है, मतलब LH हार्मोन इंक्रीज करता है ना। तो अगर हमारा ओवुलेशन किट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब कि आने वाले 12 से 36 घंटे बहुत फर्टाइल हैं, तो उस टाइम पे आपको ट्राई करना चाहिए। हाँ, LH सर्ज आपके PCOD पेशेंट्स या इरेगुलर साइकिल्स वालों में इतना हेल्प नहीं करती है क्योंकि उसमें ऑलरेडी LH हार्मोन्स हाई रहते हैं। हाँ। ओके, तो ये किट फिर यूज करने के कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि क्या घर पे यूज करते हैं या घर पे यूज कर सकते हैं? ओके, क्या प्रोसेस होता है करने का? जैसे मतलब किट में क्या, जैसे प्रेगनेंसी किट्स में होता है कि यू हैव टू पी एंड देन चेक, तो ओवुलेशन किट एग्जैक्टली सेम ही चीज होती है, बिल्कुल सेम होता है। उसमें भी 2 लाइनें आती हैं, मगर उसमें हार्मोन डिफरेंट डिटेक्ट होता है। तो उनमें जो 2 लाइनें हैं वो क्या बताती हैं? अगर आपकी 2 लाइनें आ रही हैं इसका मतलब कि LH हार्मोन आपका हाई हो गया है और आपका जो आने वाले 12 से 36 घंटे हैं वो आपके काफ़ी फर्टाइल हैं। ओके, और अगर लो है तो?
अगर नहीं है तो इसका मतलब अभी नहीं आप प्रिडिक्ट मतलब वो नहीं पिक कर रहा है तो इसका मतलब ओवुलेशन या तो नहीं हो रहा है या ढंग से पिक नहीं कर रहा है उसने। ठीक है, तो जैसे अगर आपने कहा कि बता दिया जाएगा कि 12 से 36 घंटे आपके मतलब ये फर्टाइल विंडो लेट सपोज खुल गया है, यू हैव टू ट्राई इन दिस पीरियड। अगर जैसे बहुत सारे लोगों से ये पीरियड मिस हो गया तो अब सीधे नेक्स्ट मंथ ही ट्राई करें जब फर्टाइल विंडो मतलब ओपन हो, या फिर उस बीच में भी कभी भी कर सकते हैं? देखिए आइडियली तो ट्राई कर लेना चाहिए अगर आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो, है ना। एक अंदाज़न टाइम आप ले सकते हैं कि आपके जो मिड साइकिल पीरियड्स रेगुलर हैं तो मिड साइकिल के दौरान आप अंदाज़न ऑल्टरनेट डेज पे ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ओवुलेशन बिल्कुल ही एग्जैक्टली आप उसको स्ट्रेस लें कि कब ओवुलेशन हो रहा है, आप मिस भी कर सकते हो या आपके साइंस हो सकता है आप करेक्टली नहीं आप उसको कैच कर पाए हो, तो यू शुड ट्राई, है ना। और नहीं मगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, अगर वो टाइम पीरियड पूरा ही निकल गया है तो फिर नेक्स्ट साइकिल में फिर आप कोशिश करें फिर। ओके वैसे आप रिलेशन कभी भी रख सकते हैं। हाँ। अच्छा डॉक्टर ये बताइए कि क्या मतलब पीरियड्स के दौरान अगर रिलेशन बनाते हैं तो उसमें भी प्रेग्नेंट होने के चांसेस रहते हैं? नहीं ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है क्योंकि देखो पीरियड क्या होता है कि पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियड्स में क्या होता है एक तो एंडोमेट्रियम शेड होती है, ठीक है। तो आइडियली उसमें बनाना भी नहीं चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। और उस वक्त हमारा एग जस्ट एक बहुत ही अर्ली स्टेज में होता है ना। तो एग को एटलीस्ट डेवलप होने में 9 to 10 days लग जाते हैं फ्रॉम द डे 1 ऑफ द साइकिल। तो उस टाइम पे रिलेशन रखने का कोई सेंस नहीं है। ओके ठीक है। अच्छा बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि जैसे जब वो रिलेशन बनाते हैं या फिजिकल उनकी जो भी इंटीमेसी रिलेशनशिप होती है तो दे यूज कॉन्डम्स, ठीक है, उस टाइम पर कॉन्डम यूज करते हैं। एंड जब उन्हें प्रेगनेंसी प्लान करनी होती है तो वो कॉन्डम्स का यूज नहीं करते हैं। बट ऐसा कहा जाता है कि कॉन्डम्स जब आप यूज करते हैं तो आपको STI या इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं, उससे आपको बचाता है। लेकिन अब प्रेगनेंसी तो आप प्लान कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप कॉन्डम नहीं यूज करोगे, तो उस टाइम पर फिर क्या इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं STIs वगैरह के? नहीं, तो आपको ट्रीट होना है ना उस चीज़ के लिए। आपको तो ईदर वेज आप प्लानिंग करें ना करें, आपको अपने पार्टनर को तो सेफ रखना ही है ना। पहले तो आप अपने आपको ट्रीट कीजिए। अगर आपको कोई रैशेस, कोई वेसिकल्स या कुछ भी आपको ऐसा सिम्टम्स नज़र आ रहा है या आपको एक डर्टी डिस्चार्ज हो रहा है तो डेफिनेटली यू हैव टू ट्रीट योरसेल्फ फर्स्ट रादर देन कीपिंग अ रिलेशन, है ना। तो ऐसे में रिलेशन अवॉइड करके अपने गायनेक से मिले। अगर मेल पार्टनर मिला वो है तो अपने मेल डॉक्टर से मिले, और एक प्रॉपर एंटीबायोटिक का कोर्स चलता है उनका या जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द इन्फेक्शन, तो वो सारी चीज़ें चल के ट्रीट होने के बाद ही वी शुड ट्राई फॉर द प्रेगनेंसी। ओके तो जैसे आपने यहाँ पे इन्फेक्शन की बात की, बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे औरतों में PCOD, थायराइड, या फिर मर्दों और औरतों में दोनों में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो जिन लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स है क्या वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं या पहले खुद को ठीक करें उसके बाद प्लान करें? डेफिनेटली देखो आप एक नई लाइफ ला रहे हो अपनी बॉडी के अंदर, तो आपकी बॉडी तो अच्छी होनी ही चाहिए। तो हर चीज़ आपकी कंट्रोल में होनी चाहिए। करेक्ट। क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्रीवेट होती हैं आफ्टर कंसेप्शन। तो मतलब कितने दिन पहले इन सबको सही कर देना चाहिए? इसमें स्मोकिंग और अल्कोहल का भी बताइएगा कि कितने महीने पहले या कितने दिन पहले हम इन सब चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। जो चीज़ बुरी है वो बुरी है, ठीक है। तो स्मोकिंग और अल्कोहल का कोई वो नहीं है कि भाई हम कहें कि आपको नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर आप अवॉइड मतलब कि एटलीस्ट आप कंसीव करने से पहले तो आप बिल्कुल ही स्टॉप कर दें उस चीज़ को, है ना। तो उसके लिए तो मैं कुछ ये नहीं कहूँगी कि आपको इतने टाइम तक आप कर सकते हैं फिर उसके बाद आप नहीं करें। तो आइडियली अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी आप तुरंत बंद करें उस चीज़ को, है ना। और बाकी की चीज़ें आपको कंट्रोल में रहनी चाहिए आपकी। अब कंट्रोल में कब तक आती हैं, जैसे थायराइड लेवल्स हैं आपका 1 महीना लग सकता है आपको, है ना। डायबिटीज़ है, अगर आप प्रॉपरली आप मेडिसिन लेते हैं वो भी 1 महीने में कंट्रोल हो जाती है। ब्लड प्रेशर भी, तो आपको एक बार कंट्रोल में आ गया देन यू कैन एंड यू शुड बी ऑन अ सेफर मेडिसिन, है ना, जो आपकी प्रेगनेंसी सेफ होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उन्हें बताइए कि आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन पे आपको डालें। ओके तो मतलब मेडिकेशंस का भी रोल होता है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो? डेफिनेटली। तो आपकी जो मेडिकेशन सेफ होती है प्रेगनेंसी में उन पे कंट्रोल रखने के बाद देखा जाता है कि हाँ एवरीथिंग इज कंट्रोल ऑन दोज मेडिसिन्स, देन दे शुड स्टार्ट ट्राइंग फॉर द प्रेगनेंसी। ओके तो जैसे फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए भी कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह आते हैं मेल और फीमेल के लिए?
इंक्रीज करने, देखो सप्लीमेंट्स आते हैं, सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, ये होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स एंड आपके विटामिन ही होते हैं जो आई गेस आपको खाने से भी मिल जाएंगे। नहीं, मगर जो भी आपके सप्लीमेंट्स होते हैं वो थोड़े से स्पेसिफिकली ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि आपको पर्टिकुलरली जो चाहिए उस चीज़ के लिए, किसी चीज़ की अगर डेफिशिएंसी हो या जो आपके गैमीट्स की हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है, आपके स्पर्म की हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है, तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो वो आइडियली प्रिस्क्राइब होते हैं, उनकी भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि हम उनको देने से ये समझें कि भैया बहुत ही मिरेकल हो जाएगा। जो एज रिलेटेड चेंजेस हैं गैमीट्स में वो रहते हैं, बट ठीक है, आपको थोड़ा सा मार्जिनली उनसे भी आपको हेल्प मिलती है। ओके अच्छा डॉक्टर, अगर जैसे किसी ने प्रेगनेंसी ट्राई करने की कोशिश की लेकिन वो कंसीव कर लिया उन्होंने, बट बहुत सारे लोगों के अर्ली मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं, तो बार बार अगर मिसकैरेज हो रहा है तो क्या प्रेगनेंसी प्लानिंग में इम्पैक्ट पड़ सकता है? नहीं, मिसकैरेजेस हो रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं इश्यूज हैं, ठीक है। तो ऐसे कपल को थरली इन्वेस्टिगेट होना है बिफोर प्लानिंग एनी प्रेगनेंसी, है ना, कि मिसकैरेजेस क्यों हुए। मिसकैरेजेस यूजुअली अगर बहुत ही अर्ली स्टेज पे होते हैं तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होते हैं। तो उसमें कपल का बेसिकली कैरियोटाइपिंग करवाना चाहिए कि आपका कोई कहीं से क्रोमोसोम ऐसा डिफेक्टिव तो नहीं आ रहा है मेल पार्टनर से या फीमेल पार्टनर से, जो कि एम्ब्रियो एबनॉर्मल बन रहा है और फिर वो अबॉर्ट कर रहे हैं, है ना। क्या फीमेल में ऐसी कोई एंटीबॉडीज़ तो नहीं है जो कि बेबी के अगेंस्ट काम कर रही हैं, ठीक है। या कि यूट्रस में कोई कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चा गिर रहा है। ऐसे अगर कंजेनाइटल एनोमलीज होती हैं यूट्रस में, ऐसे अबॉर्शंस यूजुअली थोड़े से लेट होते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर्स में होते हैं, है ना। कोई पर्दा तो नहीं है यूट्रस में, सेप्टम तो नहीं है ना, यूट्रस की शेप नॉर्मल है कि नहीं नॉर्मल है, कोई फाइब्रॉइड, बड़ा फाइब्रॉइड तो इंडेंट नहीं कर रहा है। तो अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है उसको करेक्ट किया जाता है, कोई बहुत ही बड़ा फाइब्रॉइड है उसको रिमूव किया जाता है, तो देखा जाता है कि मिसकैरेजेस क्यों हो रहे हैं पेशेंट के। तो अकॉर्डिंगली उस चीज़ को ट्रीट करते हुए और उसको ध्यान में रखते हुए आगे की प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे प्रेगनेंसी किट्स पर भी बात कर लेते हैं। अगर किसी ने प्रेगनेंसी प्लान की, वो कंसीव हो गया, उनको सिम्टम्स, सबसे पहले तो यही बताइए कि अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, कंसीव कर लिया, क्या सिम्टम्स बता दें। लोगों को लगता है जनरली उल्टियाँ आ गई तो इसका मतलब ये हुआ प्रेग्नेंट, इसके अलावा और क्या सिम्टम्स होते हैं? देखो, प्रेगनेंसी में ज़रूरी नहीं सिम्टम्स आए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जैसे अगर मिस होता है पीरियड तो ज़रूरी नहीं है इतनी अर्ली स्टेज पे आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाए या कुछ नॉजिया लगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये फिल्मों में दिखाया जाता है। हाँ, फिल्मों में दिखाया जाता है, हो सकता है वो लेट प्रेगनेंसी लेट डिटेक्ट करते हो, है ना। हो सकता है कि मिस होने के 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद उनको होश आता हो कि लाओ उल्टियाँ हो रही हैं तो वी शुड चेक। सो यूजली अगर पीरियड मिस होते हैं तो एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव भी आ सकता है, फॉल्स नेगेटिव भी आ सकता है अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होता है बीटा एसएजी का। तो ऐसे केसेस में कंफर्म करने के लिए हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, सीरम बीटा एसएजी करवा सकते हैं, जिससे कि हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ पता चल सकती हैं एंड वी कैन ट्रेस द प्रेगनेंसी कि आगे कैसे उसको फॉलो करना है। ओके और जैसे अगर प्रेगनेंसी किट्स लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें कैसे ध्यान रखना चाहिए? और कहा जाता है जनरली कि आप जो अपनी मॉर्निंग की पहली पी है उसी को मतलब चेक करके देखो प्रेगनेंसी किट में, किसी भी टाइम का यूरिन यूज कर सकते हैं। लॉजिक ये होता है मॉर्निंग का यूरिन क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो उसमें हार्मोन कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो कहा इसलिए बोला जाता है कि भाई मॉर्निंग में अगर कॉन्सेंट्रेटेड वो है तो आपका डिटेक्ट हो जाएगा। मगर अगर आपके लेवल्स वैसे भी अच्छे हैं तो आप किसी भी टाइम पे करोगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और कहीं पे भी डाउटफुल हो, आप वीक पॉजिटिव है तो ब्लड टेस्ट से कंफर्म कर सकते हैं। ओके अच्छा, ये जो प्रेगनेंसी किट्स होते हैं ये भी बोलते हैं कि हम 100% गारंटी नहीं देते हैं, 99.99% दे से, तो क्या मतलब हमें अलग अलग ब्रांड्स की किट्स 2-3 बार मतलब 2-3 लेके यूज करना चाहिए या फिर एक ही ब्रांड के अलग अलग किट्स या फिर सिर्फ एक किट? कुछ नहीं करना चाहिए हमें। एक बार में अगर हमें प्रेगनेंसी किट में अगर नेगेटिव आता है हमें 1-2 दिन वेट करना चाहिए, फिर रिपीट करना चाहिए। अगर सपोज नेगेटिव है या वीक मतलब कि लाइक नेगेटिव है तब तो हमें ये है कि भाई आपको पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं तो हम एक रिकन्फर्म कर सकते हैं ब्लड टेस्ट से, ठीक है। अगर आपको उससे भी नेगेटिव है तब आप विड्रॉल मेडिसिन वगैरह अपने डॉक्टर से बात करके ले सकते हैं, ठीक है। तो रादर देन यूजिंग मैनी किट्स, है ना, आप एक किट पे स्टिक रहो। अगर आपके उससे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको कंफर्म करने के लिए आपको ब्लड टेस्ट करवा लीजिए आप, रादर देन यूजिंग मैनी किट्स, है ना। क्योंकि हमें ये भी नहीं पता ना दूसरी किट कैसी होगी। अगर हम एक पे भरोसा नहीं कर रहे तो क्या सोच के हम दूसरे पे भी भरोसा कर रहे हैं। सो एक किट आप यूज़ कीजिए। नहीं अगर पॉजिटिव आता है आपका तो आप वेट कर सकते हो 1-2 दिन के लिए, फिर से रिपीट कर सकते हो। अगर उसमें भी नेगेटिव आता है तो आप
मोस्ट लाइकली हो सकता है प्रेग्नेंट ना भी हो, फिर भी अगर मन में डाउट है, कोई आपको सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं या आपको पीरियड्स नहीं आए हैं, तो एक आप बीटा एचसीजी करवा सकते हैं। ओके अच्छा, पीरियड्स की बात की आपने, तो लोगों को लगता है कि सिर्फ मिस्ड पीरियड्स ही जो है वो एक सिम्टम होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि उन्होंने कंसीव कर ली बट फिर भी स्पॉटिंग हो रही होती है, हल्की हल्की हो सकती है। हाँ, तो ये नॉर्मल है? हाँ, ये हो सकती है, नॉर्मली भी हो सकती है। अदरवाइज एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी एक प्रेगनेंसी होती है जिसमें एबनॉर्मल सिचुएटेड होती है प्रेगनेंसी, उनमें भी ऐसे इश्यूज आ सकते हैं। तो सबसे बेस्ट, जैसे कभी कभी ट्यूबल प्रेगनेंसीज होती हैं, है ना, मतलब कि लाइक यूट्रस में ना ठहर के बेबी ट्यूब्स में ठहर गया या किसी और एबनॉर्मल जगह ठहर गया, है ना, तो उसमें भी हमें स्पॉटिंग सी ऐसी मिल सकती है, प्रॉपर पीरियड्स नहीं आते हैं उसमें भी, है ना, या नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी ऐसा हो सकता है कि हमें स्पॉटिंग मिले। तो उसको कंफर्म करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक अपने गायनिक से मिलना है। आपका गायनिक एक बीटा एचसीजी टेस्ट करवाएगा आपका, है ना, देन वी विल सी द लेवल्स कैसे हैं आपके, फिर उस लेवल को 48 आवर्स के बाद रिपीट करवाया जाता है। तो अगर प्रेगनेंसी नॉर्मली ग्रो कर रही होती है तो 48 आवर्स के बाद यूजुअली हमें डबलिंग मिलती है बीटा एचसीजी की, ठीक है। अगर हमें डबलिंग मिल रही है तो दैट इज़ अ साइन कि वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी एक नॉर्मल जगह पे लोकेटेड है ना। अगर बीटा एचसीजी लेवल्स हमारे थोड़े हाई चले जाते हैं, देन वी हैव टू वेट कि वो लेवल्स क्या हैं। बहुत लो लेवल्स में आपके अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट नहीं होती हैं चीज़ें। अगर आपके लेवल्स हाई हैं, 1000 से ऊपर चले गए हैं, तो यू कैन ईजिली डिटेक्ट द जेस्टेशन सैक इन द यूट्रस और एनीवेयर एल्स इफ इट इज़ प्रेजेंट। ओके, तो एक बार हमने जेस्टेशन सैक को लोकेट कर लिया आपके अल्ट्रासाउंड में, देन वी कैन मेक कन्फर्म द प्रेगनेंसी कि नाउ क्लिनिकली यू आर प्रेग्नेंट और सब नॉर्मल जगह पे है कि नहीं है। अगर जैसे कोई प्रेग्नेंट हो चुका है ऑलरेडी, वो दूसरी बार या तीसरी बार प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी सेम प्रोसीजर है या उनमें भी कुछ ऐसे इश्यूज आ सकते हैं अगर वो दूसरी या तीसरी बार भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं? तो देखो, दूसरी और तीसरी बार प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो प्रोसीजर तो सब चीज़ों का सेम ही होता है, मगर डिपेंड करता है कि पहले प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं रहे हैं, आपको कोई प्री टर्म डिलीवरी तो नहीं रही है, या आपको उस दौरान प्रेगनेंसी के दौरान कभी आपको लीकेज तो नहीं हुआ है, या आपके सर्विक्स का मुंह एकदम से सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाके खुल गया हो, आपको पता चला स्टिच लगाना पड़ा हो, है ना, या बीपी हाई रहा हो, या डायबिटीज़ रही हो। सपोज़ कोई भी कॉम्प्लिकेशन पहले प्रेगनेंसी में रहती है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है और अकॉर्डिंगली बढ़ना पड़ता है। ओके, तो डॉक्टर आपके पास इतने सारे केसेस आते हैं डेली, कपल्स आते होंगे आपके पास, तो वो क्या जनरली प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं कि वो नहीं कंसीव कर पा रहे नेचुरली? देखो, यूजुअली जो कपल्स आते हैं हमारे पास तो वो सब कुछ ट्राई करके आते हैं, है ना, है ना, दुनिया भर की सारी चीज़ें ट्राई करके आते हैं, नेचुरली भी कर चुके होते हैं, ओवुलेशन इंडक्शंस बेसिकली लेके चुके होते हैं, आईयूआईज भी काफ़ी बार पेशेंट्स करवा के आते हैं। आईयूआईज क्या होता है? इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, है ना, जिसमें एक तरह से रिप्रोडक्टिव टेक्निक ही है जिसमें कि स्पर्म्स को अंदर डाला जाता है यूट्रस के अंदर, अच्छा, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। जो लोग कंज्यूमेट नहीं कर पा रहे होते मैरिजेस, या जिसमें मेल जो सीमन एनालिसिस है वो थोड़ी सी पुअर होती है ना, तो ऐसे केसेस में आईयूआईज किए जाते हैं, है ना। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी आईवीएफ फेलियर्स वाले होते हैं। तो हर कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लिकेटेड से लेकर आपके सिंपल केसेस हर तरह के वेरिएशंस देखे गए हैं कपल्स में, है ना। कुछ प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए आते हैं, कंसीव करने से पहले कि भाई कैसे प्लान करना है। कुछ आते हैं लोग ऐसे कि नहीं? बिल्कुल आते हैं, मगर कम है मात्रा। लोगों में इतनी अवेयरनेस अब बढ़ गई है वैसे, क्योंकि वो अब एजुकेटेड हो गए हैं, करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, उनको भी थोड़ा एहसास है कि नहीं टाइमली कंसीव करना है। तो ऐसे लोग भी आते हैं कि जो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है, तो ऐसे लोग भी होते हैं। मगर जनरली कॉम्प्लिकेटेड केसेस बहुत आते हैं जिनके प्रीवियस आईवीएफ फेलियर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एग्स नहीं हैं, है ना, एडवांस एज है, 45-46 ईयर्स एज हो गई, दे वांट टू कंसीव, है ना, वेरी लो AMH 0.1 0.2, है ना, इस तरह का AMH, ट्यूबल ब्लॉकेज, देन सिवियर आपका जो सीमन एनालिसिस है सिवियरली इफेक्टेड, वेरी लो स्पर्म काउंट। तो हर तरह का पेशेंट आता है फर्टिलिटी में। ओके डॉक्टर, जैसे बहुत सारे लोग जो प्रेगनेंसी प्लान कर लेते हैं, जैसे आपने कहा ना कि सब कुछ ट्राई करके देख लेते हैं, वो तब आते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि सब कुछ ट्राई कर लिया, नहीं हो पाई प्रेगनेंसी, आईवीएफ कर लिया, तमाम तरह की चीजें टेस्ट करा लिया, हर कुछ करा लिया, बट अचानक से अगर उनकी शादी को लेट सपोज 20 साल हो गए, 20 साल तक नहीं हुई इनकी प्रेगनेंसी प्लान, नहीं हो पा रही है,
अचानक से सब कुछ कराने के बाद भी सब कुछ छोड़ा उन्होंने एंड देन उन्होंने कंसीव कर लिया, ये कैसे होता है? इट्स जस्ट अ मिरेकल और समथिंग एल्स? हाँ देखो, ऐसे केसेस हमने भी बहुत देखे हैं कि भाई सब कुछ ट्राई कर लिया और अचानक खुद से प्रेगनेंसी होगी, बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं। मगर होता ये ऐसा है कि उस साइकिल में हो सकता है कि बहुत अच्छा कोई फर्टाइल एग आपका प्रोड्यूस हुआ हो और आपने उसी टाइम पे रिलेशन रखे हो, और चांस की बात है एवरीथिंग इज़ मतलब एट प्लेस, है ना, सारी चीज़ें आपकी तालमेल उस वक्त बहुत अच्छा बैठा हो एंड यू कंसीव एंड यू आर स्ट्रेस फ्री ऑल्सो बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द प्रेगनेंसी, यू हैव बिकम होपलेस, है ना। तो उस टाइम पे जब आप बिल्कुल ही नहीं सोच रहे होते उस चीज़ के लिए एंड आप मन से कुछ चीज़ करते हो तो लाइक यू कैन गेट द रिजल्ट्स। तो ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जो नेचुरली कंसीव कर जाते हैं आफ्टर ट्राइंग एवरीथिंग, है ना। तो आपने जैसे कहा ना कि उनका उस टाइम पर हो सकता है कि एग फर्टाइल मतलब अच्छा एग रिलीज हुआ हो, तो इसको मतलब अपने अंडे को अच्छे से फर्टाइल या एग रिलीज करने के लिए कुछ किया जा सकता है, खान पान से रिलेटेड, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस? देखो नेचुरली तो एग रिलीज होता ही है, भगवान ने सबकी ऐसी बॉडी बनाई है कि एक नेचुरल ओवुलेशन होता है, वो हम लोगों ने बिगाड़ देते हैं। हम लोग जंक फूड खाते हैं, ओबीज हो जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंट्री लाइफस्टाइल करते हैं, वी आर एडिक्टेड टू सो मैनी थिंग्स। सो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है, हमारी बॉडी प्रॉपर्ली नहीं फंक्शन। अगर आप बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चलो, हर चीज़ टाइमली मैरिज एंड एवरीथिंग टाइमली प्लानिंग, तो आपकी बॉडी भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है एंड यू ऑट टू ओवुलेट नेचुरली ऑल्सो। सो मतलब कि लाइक अगर हम अपने आप को सही कर लें तो सब कुछ सही हो जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर, मतलब एक चीज़ बताइएगा कि बहुत सारे अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करें तो मैं कुछ चीज़ें पॉइंट करूंगी, आप बताइएगा कि प्रेगनेंसी प्लानिंग में ये चीज़ मैटर करती है कि नहीं। सबसे पहले स्लीप, क्या ये मैटर करती है? बहुत मैटर करती है। ओके, तो कितने घंटे की स्लीप लेनी? एटलीस्ट 7 to 8 hours स्लीप, है ना, पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाती है उस टाइम पर। हाँ, रेस्ट बहुत ज़रूरी होती है। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, यू हैव टू करेक्ट इट, है ना। तो आपको वो चीज़ तो अवॉइड करनी ही है। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। हैप्पीनेस कितनी ज़रूरी है? स्ट्रेस नहीं होगा तो हैप्पीनेस अपने आप ही होगी, है ना। सो हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब आजकल की लाइफ में अगर देखा जाए तो इतना आसान नहीं होती हैं चीज़ें, मगर अगर आप अपने आप पे वर्क करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे, अपने ऊपर फिज़िकली एंड स्पिरिचुअली भी काम करेंगे, तो वो चीज़ें अंदर से आती हैं, है ना। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स, है ना। सो इट इज़ नॉट ओनली फिजिकल, इट इज़ योर माइंड, बॉडी एंड सोल। एग्जैक्टली, करेक्ट है। एंड फिजिकल एक्टिविटी उस टाइम पर कितनी ज़रूरी है? फिज़िकल एक्टिविटी के अपने बेनिफिट्स हैं। फिज़िकल एक्टिविटी आपको, जैसे मैंने पहले बताया, आपका वेट कंट्रोल करने में हेल्प करती है, आपके हैप्पी हार्मोन सिक्रीट करती है, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ करती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करती है। तो डेफिनेटली फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके। और वैसे रिश्तेदारों को दूर भगाना कितना ज़रूरी होता है जो बार बार प्रेशर डालते हैं कि हाँ, सो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट से दूर रहना है ना। जो चीज़ हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है उसको आप अवॉइड करें तो बहुत बेहतर हो जाएंगी आपकी लाइफ। डॉक्टर, आपके पास जब इतने सारे कपल्स आते हैं, आप उनके साथ डेली डील करते हो, तो आप उन्हें भी ऑब्वियसली कुछ एडवाइस देते होंगे। हमारे ऑडियंस को भी आप एक एडवाइस दीजिए, जो लोग प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, जो भी कपल हमारे वीडियो देख रहे हैं, कोई एक मैसेज जो आप उन्हें देना चाहेंगे प्लीज। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप टाइमली कंसीव कर लें, है ना। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं 1 साल के ट्राई करने के बाद भी, तो अपने गायनिक से ज़रूर मिलें, अपना एक बार फर्टिलिटी स्टेटस जान लें, ठीक है। एंड अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूर करें और अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। ये 2-3 चेंजेस, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस कम करना है और एक प्रॉपर स्लीप लेनी है और एडिक्शन अवॉइड करना है। तो ये जो अगर पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको, तो आपके डॉक्टर आपके लिए, आपको गाइड करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और बहुत से, और उसमें भी आपको होपलेस नहीं होना है, हर चीज़ का आज की डेट में इलाज होता है। सो जस्ट बी स्ट्रेस फ्री, ट्राई नेचुरली। इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंसीव नेचुरली, देन डेफिनेटली डोंट सिट एट होम एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप इस सेशन में हमारे साथ जुड़ी, आपने इतने ब्यूटीफुल तरीके से हर एस्पेक्ट को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अगर जो कपल प्रेग्नेंट होना चाहते हैं उन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, एवरीथिंग। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू, या आई हैव एंजॉयड, टोटली एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ी, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो
वीडियो को एंड तक देखा उन लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा जो प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कपल स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। डॉक्टर ने सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कोई और सवाल हो तो उसे भी ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।